एवरीवन, मेरा नाम बालाजी दुबे है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ और ये आज क्लास 6th है हिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें हम लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। आज हम लोग लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़े थे, जिसका टाइम फ्रेम लगभग 1500 से 1000 BC तक था, ठीक है। और आज हम लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले मैंने मार्किंग किया है ज्योग्राफी कि ये कहाँ से कहाँ माइग्रेट हुए, किस लोकेशन पे गए, उसके बारे में जानेंगे। लेटर वैदिक एज के सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे कि सोशल लाइफ क्या था, किसका क्या स्टेटस था, वुमेन का क्या स्टेटस था, ब्राह्मण्स का क्या स्टेटस था, ठीक है। और सोसाइटी में क्या क्या चल रहा था। पॉलिटी के बारे में जानेंगे हम कि राजा किसको कहा जाता था, राजन कौन था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, लेटर वैदिक एज के बारे में, लेटर वैदिक एज का इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। रिलीजियस एंड फिलोसफिक के बारे में जानेंगे लेटर वैदिक का। और उसके बाद हम लोग इसी में फिलोसफी में उपनिषद आ जाते हैं, ठीक है। इतने टॉपिक के बारे में हम लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसके पहले हम शुरू करें तो थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं आज फिर से। ये देखिए, ये है कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसके इधर एडी जो 2024 हम लोग का चल रहा है एडी, ठीक है। इसके इधर बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यहाँ पे आज ये मैंने लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड बताया, कब से कब, 1000 BC से लेके 600 BC तक, ठीक है। देखिए, ये 1000 BC हो गया, 1000 BC, ये 600 BC, यहाँ जाए 600 BC। ये टाइम फ्रेम को क्या कहते हैं हम, लेटर वैदिक एज। इसके पहले 1500 से लेके 1000 BC को क्या कहेंगे, अर्ली वैदिक एज। क्या कहेंगे, अर्ली वैदिक एज। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास लेटर वैदिक एज के बारे में। ये आपको तो ग्राफ समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं लेटर वैदिक एज के बारे में, ठीक है। लेटर वैदिक एज, इसमें हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड पहले लिखिए 1000 से 600 BC, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। और 600 BC के बाद क्या आएगा आपको बताइए, बुद्धा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब आएगा, ठीक है। तो एकदम क्रोनोलॉजी में आपको हिस्ट्री का क्लासेस चल रहा है, ठीक है। लेटर वैदिक एज मैंने लास्ट क्लास में भी आएगा बताया था। इसमें क्या होता है, आयरन एज, आयरन एज बिगिनिंग इन इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि आयरन का डिस्कवर्ड लेटर वैदिक एज में हो जाता है। आयरन का डिस्कवर्ड लेटर वैदिक एज में हो जाता है, ठीक है। तो आयरन पूछेगा कब डिस्कवर्ड हुआ था, लेटर वैदिक एज के बाद, लेटर वैदिक एज में डेवलप्ड हो गया था। तो जब भी एक आयरन क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी पे अटैक कर पाएंगे, मार पाएंगे। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो वहाँ के लोग होंगे उनमें एक दूसरे में वॉर वाला सिचुएशन आ जाएगा। अभी आप देखेंगे 600 BC में आते आते आपको महाजनपद, 16 महाजनपद निकल के आते हैं। क्यों आएंगे, क्योंकि ये केवल आयरन के डेवलपमेंट की वजह से हुआ है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। लिखिए एक पॉइंट और, प्रोफाउंड चेंज। क्या हुआ, प्रोफाउंड चेंजेस एंड डेवलपमेंट कंपेयर टू अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, आपको पता है लेटर वैदिक, ठीक है। प्रोफाउंड चेंज एंड डेवलपमेंट कंपेयर टू अर्ली वैदिक एज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया किस पे, लेटर वैदिक एज में। आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, लेटर वैदिक एज में आपको पता है
क्या क्या लिखा गया था, ये तो आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। क्या? ऋग वेदा छोड़ के अदर 3 वेदा, लेटर वैदिक एज और उपनिषद। कब लिखा गया लेटर वैदिक एज? तो आपका लेटर वैदिक एज में अब चालू करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। क्या इसका लोकेशन था? जियोग्राफी। चलिए, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि लेटर अर्ली वैदिक एज में हम देखे थे, ठीक है, कि आपको गंगा का केवल एक बार नेम मेंशन है, गंगा का केवल एक बार नाम मेंशन है, और यमुना का भी एक बार नाम मेंशन है। ठीक है, गंगा और यमुना का एक बार ही नाम मेंशनड है। ठीक है, और सीज का कोई मेंशन नहीं है। विंध्या का कोई नाम उसमें मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर्यन कहाँ से आए थे? यहाँ से आए थे, कोई इशू नहीं है। आर्यन कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। जब ये यहाँ से आए थे और यहाँ सेटल्ड हो गए थे, तो अब ये आगे बढ़े होंगे यहाँ से। तो लेटर वैदिक एज में क्या होता है, समझ में आ गया? आर्यन पहले यहाँ से आके यहाँ सेटल्ड हुए होंगे, अब आगे बढ़ रहे हैं ईस्ट साइड। कहाँ बढ़ रहे हैं? देखिए, ईस्ट साइड बढ़ रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। चलिए, आर्यन मूव्ड ईस्टवर्ड, लिखिए ईस्टवर्ड। आपको डायग्राम में भी समझा दिए। एंड साउथवर्ड, ईस्टवर्ड जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, एंड साउथवर्ड लिख लिए, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या होता है इसमें? रेफरेंस टू अरेबियन सी। अब देखिए यहाँ पे अरेबियन सी का मेंशन्ड हो गया। यहाँ पे ये जो सी है अरेबियन सी, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी का भी मेंशन्ड हो गया लेटर वैदिक एज में, और विंध्यास का भी, कोई डाउट नहीं है। मतलब ये दोनों लिखा जाने लगा इसमें लेटर वैदिक एज में। आर्यंस का भी लिखा जा, अरेबियन सी के बारे में भी लिखा जाने लगा, और विंध्यास के बारे में भी मेंशन्ड है। कोई दिक्कत नहीं है लेटर वैदिक के किताबों में। ठीक है, और उसके बाद गंगा यमुना द्वाब्स बिकम मेन सेंटर फॉर सिविलाइजेशन। मतलब ये जो गंगा यमुना द्वाब है, जिसे इंडिया का मैप हम लगभग ये बनाते हैं, ठीक है, ये जो गंगा और यमुना का द्वाब है, ये तो ये मेन सेंटर हो जाता है। क्या? मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। जो ये हमारा सभ्यता चल रहा है, ये मेन सेंटर। अब लोग यहाँ पे सेटल्ड होने लगे थे, गंगा यमुना दो नदियों के बीच के एरिया को हम द्वाब कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, द्वाब्स। ठीक है, मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको लगभग लगभग 800 बीसी जब आता है, तो आयरन का डेवलपमेंट हो जाता है। लगभग लगभग ये जो 800 बीसी, यहाँ पे 1000 के बीच में 800 आएगा, 800 बीसी, यहाँ पे लगभग लगभग 1000 से 800 आयरन का खोज हो जाता है। ठीक है, आयरन लोग खोज लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, यूजिंग आयरन इंस्ट्रूमेंट 1000 to 800 बीसी, क्या होगा? दे क्लियर्ड जंगल्स। जंगल, जो जंगल थे, क्योंकि आपको पता है पूरा एरिया जंगल था, तो जैसे ही आयरन का खोज होगा, क्या होगा? वो जंगल काटेंगे, आगे बढ़ेंगे, जानवर भी आएंगे तो जानवर को मारेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आयरन का डेवलप होगा, उतना ज़्यादा वो लोग फास्ट मूविंग कर पाएंगे और ज़्यादा आगे जल्दी बढ़ पाएंगे, क्योंकि आयरन के थ्रू आसानी से जंगल कट जाएगा, और ज़्यादा उनको मूवमेंट में हेल्प मिलेगा। दे क्लियर जंगल्स, किल्ड एनिमल, जो भी जानवर वगैरह होंगे उनको क्या होंगे? मार भी सकते हैं। ठीक है, किल्ड एनिमल्स। ठीक है, और उनको आगे बढ़ने में हेल्प मिलता था। ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो अपने साथ हॉर्स वगैरह भी लाए थे। क्या लाए थे? हॉर्स। ठीक है, तो लिखिए, हॉर्स इनेबल्ड देम टू मूव फास्ट। मूव्ड फॉरवर्ड। ठीक है,
हॉर्स क्या कर देता है, इनको आगे बढ़ने में हेल्प करता था। ठीक है, ये हॉर्स कहाँ से लाए थे, फ्रॉम, नोट कर सकते हैं, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, क्योंकि इंडिया में नेचुरली आपको हॉर्स नहीं मिलता। फ्रॉम सेंट्रल एशिया दे ब्रिंग हॉर्स। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये आपको ज्योग्राफी हो गया, अर्ली वैदिक एज के ज्योग्राफी के बारे में आप जाने। अब आज ये आप किसके बारे में जानेंगे, सोशल लाइफ के बारे में। किसके बारे में जाएंगे, सोशल लाइफ। ठीक है, सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक एज के बारे में देखिए। वर्ना, लिखिए, वर्ना सिस्टम फर्दर डेवलप्ड इनटू डिफरेंट कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। इसका मतलब मैं बता रहा हूं आपको, बट इट वॉज नॉट रिजिड। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ना सिस्टम फर्दर डेवलप इनटू डिफरेंट कास्ट बेस्ड, मतलब जो हम वर्ना सिस्टम बताए थे, वर्ना सिस्टम, बताइए वर्ना सिस्टम कहाँ मेंशन्ड है, कौन सा उपनिषद में वर्ना सिस्टम है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में वर्ना सिस्टम, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं बताया हूँ। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, पी से नाम है, पी से नाम है, आप हमको कमेंट में बताइएगा कौन सा उपनिषद है। ठीक है, वर्ना सिस्टम फर्दर डेवलप इनटू डिफरेंट कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। इसका मतलब जो हुआ, जैसे कि वर्ना सिस्टम में क्या आ जाता है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बताए थे आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो का जो वर्क के बेसिस पे हम लोगों को बांटे थे, कि जो पूजा वगैरह करेंगे उनको ब्राह्मण्स बोलेंगे, जो जो एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे उनको क्षत्रिय बोलेंगे, जो फार्मिंग वगैरह या ट्रेड वगैरह करेंगे उनको वैश्य कहेंगे, शूद्र कहेंगे जो ये तीनों के ऊपर वालों को हेल्प करेंगे उनको क्या कहेंगे, शूद्र कहेंगे। ठीक है, और ये जो वर्ना सिस्टम है क्या हो गया, यही धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कास्ट हो जा रहा है। ठीक है, कास्ट में चेंज होता है, यही वर्ना सिस्टम। बट ये अभी रिजिड नहीं है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिजिड नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड ये रिजिड होगा, ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। ठीक है, मिडिवल टाइम में ये क्या होगा, ये रिजिड हो जाएगा, कि अब जो जिस कास्ट में बर्थ लेंगे उसी कास्ट के कहलाएंगे। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये आखिरकार ये कैसे जो वर्ना सिस्टम था ये कास्ट में कैसे चेंज हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टोरी सुनिए। मान लीजिए ये वर्ना था, इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अब क्या होता है, ये अपना अपना काम कर रहे हैं, इन चारों की कोई अपनी अपनी लड़की होगी। मेनली जो भी कास्ट रिजेक्ट हुआ लड़कियों के वजह से हुआ। कैसे, देखिए, गर्ल्स होगी, चारों की लड़की होगी, तो ये चारों क्या करेंगे, ये अपने बेटी का ऐसे घर में शादी कराना चाहेंगे। लेट सपोज एक ट्रेडर्स है, मान लो एक आपको कुम्हार है, कौन है, कुम्हार जो घड़ा बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, घड़ा बनाता है। तो वो कुम्हार क्या करेगा, वो चाहेगा कि मेरी बेटी का शादी ऐसे घर में हो जहाँ के लोग कुम्हार वाला मटका बनाने का काम करते हों। ठीक है, क्यों वो चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी बेटी को यही स्किल्स बचपन से मिला हुआ कि वो अच्छा घड़ा मटका बना सकती है। तो वो ऐसा चीज़ चाहेगा कि आपको मटका बनाने वाले घर में उसका शादी हो। वैसे ही जो आपको क्षत्रिय होगा वो अपनी लड़की का शादी वैसे घर में कराना चाहेगा जिस घर में वो तलवार वगैरह यूज़ करना वो लड़की पहले से जानती होगी, तो चाहेगा कि वो क्षत्रिय का ही घर में शादी हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, यही सिस्टम जो शादी वाला होने लगा कि वर्क के बेसिस पे जो हम लड़कियों का शादी कराने लगे वैसे घर में जहाँ उनके लिए मतलब आसान हो काम करना। तो यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ, सोसाइटी रिजिड होना, कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट हो गया। ठीक है, धीरे धीरे। और आज भी देखते हैं
कि लोग आजकल शादी करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं कि आजकल देखते हैं जहाँ लोग जॉब कर रहे हैं उसी बेसिस पे शादी करते हैं। इंजीनियर है तो इंजीनियर से शादी कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर है तो डॉक्टर से शादी कर, आज भी वर्क के बेसिस पे शादी हो रहा है, पहले भी वर्क के ही बेसिस पे शादी होता था, ठीक है। क्योंकि वो अगर ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण में शादी करिए तो वो पहले से रिचुअल्स वगैरह जानती होगी। चलिए, ये आपको समझ में आए, ये थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है जो आपको अच्छा लगा होगा सुन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या आ जाते हैं, क्या सोशल लाइफ पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़े, ये लाइन लिख लिए। वर्ना सिस्टम फर्दर डेवलप डिफरेंट कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन बट इट वाज नॉट रिजिड। रिजिड कब होता है ये, रिजिड कब होता है ये, मिडिवल पीरियड में, ठीक है। आगे लिखिए। अभी भी सोसाइटी में, सोशल लाइफ में क्या है, ब्राह्मण सुप्रीमेसी है। क्या है, ब्राह्मण सुप्रीमेसी इन सोसाइटी। ब्राह्मण्स क्या है, सुप्रीमेसी है इन सोसाइटी, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसमें क्या हुआ, ब्राह्मण्स क्या है, सुप्रीम हो गया लेटर वैदिक एज में। और अर्ली वैदिक एज में क्या था, अर्ली वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में क्या है भाई, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल थे। अर्ली वैदिक एज में क्या था, सब बराबर था। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, ब्राह्मण्स दे आर इन अपर लेवल, ठीक है। इधर क्या हुआ, गार्गी, दो वर्ड, ये नाम हमेशा याद रखिएगा, दो फीमेल का, गार्गी एंड मैत्री। पूछ देगा हु आर गार्गी एंड मैत्री, ठीक है। ये एक एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वुमेन थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो फीमेल्स थी, सॉरी फीमेल बोले, ये जो गार्गी एंड मैत्री थे, ये, ठीक है, इंटेलेक्चुअल वुमेन थे। मतलब जब उपनिषद लिखा जा रहा था, वेद के अंत में, यह वेद में पढ़ाएंगे, उपनिषद में पढ़ाएंगे, इसमें जब गायत्री और मैत्री दो वुमेन थी, इंटेलेक्चुअल वुमेन, तो वो उनका योगदान भी उपनिषद में था। इसीलिए इनको इंटेलेक्चुअल वुमेन, इस समय के वुमेन, वो जो पोजीशन अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन उतना भी फीमेल का पोजीशन लेटर वैदिक एज में अच्छा नहीं था, डिक्लाइन हो गया था। जैसे अर्ली वैदिक एज में वुमेन का पोजीशन अच्छा था, वैसे लेटर वैदिक एज में उतना अच्छा नहीं था। लेकिन दो फीमेल का नाम पता चलता है, गार्गी और मैत्री, उस बेसिस पे बोल सकते हैं कि कुछ कुछ कंडीशन वुमेन का अच्छा था, ठीक है। लेकिन स्टेटस ऑफ वुमेन लिख लीजिए, स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन इन जनरल, मतलब इन जनरल देखा जाए तो वुमेन का पोजीशन क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। लेकिन दो फीमेल का नाम याद रखिएगा जो एक तरह से इंटेलेक्चुअल थी, जिनका कमेंट्री हम उपनिषद में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, सोसाइटी में चल रहा है अभी, देखिए अभी सोसाइटी ही चल रहा है, सोशल लाइफ में ही चल रहा है। तो सोशल लाइफ में और क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज होता था। क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज आ गया था, ठीक है। अनुलोम मैरिज, ये मैरिज, वो मैरिज, बहुत टाइप के मैरिज आ गए थे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, यहाँ तक कोई डाउट है आप बताइए। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो अभी हम फीचर बताएंगे, ये फीचर आपको जो ब्राह्मण्स में होने लगा, ऑल थ्री वर्ण, जो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है तो वही लिख रहे हैं, ऑल थ्री हायर, सॉरी, ऑल थ्री वर्णास, ऑल थ्री वर्णास शेयर्ड वन कॉमन फीचर। ये आपको पता है, वन कॉमन फीचर, उपनयन, उपनयन, ठीक है, उपनयन, ठीक है। और इन्वेस्टिचर विथ सीक्रेट थ्रेड अकॉर्डिंग टू वैदिक मंथ्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑल थ्री वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन जो लास्ट में बचता है शूद्र, ये तीनों को उपनयन, उपनयन मतलब होता है, हाँ, उपनयन मतलब होता है थ्रेड, जो हम लोग जनेऊ वगैरह लगाते थे, वो अलाउ हो गया था विद द सेक्रेट थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वेदास, मंत्र वगैरह पढ़ के ये उपनयन इनको अलाउ था। विथ सेक्रेट थ्रेड मतलब वही जो हम लोग जनेऊ वगैरह धारण करते हैं उससे, ठीक है। लेकिन ये शूद्र को अलाउ नहीं, सॉरी,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अलाउ इसमें नहीं था ये, ठीक है। तो जब ये उपनयन हो जाता था, उपनयन, तो और एक कॉन्सेप्ट आता है द्विज। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। इसके बाद क्या हो जाता था, जब ये उपनयन का सेरेमनी हो जाता था तो वो कहा जाता है कि इनका दूसरा जन्म हो गया, ठीक है, जनेऊ होने के बाद, ट्वाइस बॉर्न ऑन इन्वेस्टिचर। इन्वेस्टिचर मतलब वो उपनयन वाला प्रोसेस। जब ये कंप्लीट हो जाता था तो क्या कहते थे कि ट्वाइस बॉर्न हो गया, दोबारा जन्म हो गया, ठीक है। लिख लिया। शूद्रास को हम बताएं ना आपको, शूद्रास को क्या होता था, वे डिप्राइव्ड मतलब नहीं अलाउ होता था, डिप्राइव्ड ऑफ सेक्रेट सेट। कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग जनेऊ पहनते थे उनसे उसको पहनना उनको वर्जित था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये आ जाता है आश्रम सिस्टम। अब इसमें एक ये आता है कि आश्रम सिस्टम कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा उपनिषद, आश्रम सिस्टम कहाँ है, जबाल उपनिषद में, ये याद रखिएगा। एक जबाल भी एक ऋषि थे जो आश्रम सिस्टम के बारे में बताए थे। आश्रम सिस्टम आपको भी पता है क्या होता है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो लाइफ का एक प्रोसेस है, गृहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, उसका संन्यास है, ठीक है, जो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है। तो आप लोग क्या क्या पढ़ लिए, ठीक है। मुंडक उपनिषद से क्या लिए आप, सत्य में जयते। मुंडक देखिए, MS याद रखें, मुंडक उपनिषद से सत्य में जयते। उसके बाद PV, ठीक है, V वर्णा सिस्टम से पुरुषुक्ता। उसके बाद AJ आश्रम सिस्टम से जबाल उपनिषद, ये याद रखिएगा ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप पॉलिटी में, किसके बारे में, पॉलिटी की। पहले किस चीज़ का इंपॉर्टेंट था, सभा समिति का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जहाँ इलीट पीपल बैठते थे। सभा समिति विधाता वर्ड बताए थे लेटर अर्ली वैदिक एज में, सभा समिति विधाता, इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था कंपेयर टू जो चीफ होते थे, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। अब नहीं रहेगा। अब क्या है, असेंबली सभा जो हम बताए थे बिकम लेस इंपॉर्टेंट। अब क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिखिए, लेस पावरफुल लिखिए, एक ही बात है। एंड चीफ एंड राजन जो थे, चीफ थे राजा, चीफ या राजन, गेंड डोमिनेंस। अब राजन राजन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़े। जो पहले वोमेन पार्टिसिपेट करती थी सभा में, अब वोमेन पास एक्सक्लूडेड मतलब हटा दिया गया। देखिए अब वोमेन पार्टिसिपेट नहीं करती है सभा में। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये इससे इससे पता चल रहा है कि वोमेन का स्टेटस डिक्लाइन हुआ है, वोमेन का स्टेटस डिक्लाइन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्राइब्स थे वो ज्वाइंट होके, ट्राइब्स जो ज्वाइंट होके लार्जर किंगडम बना है, और उस लार्जर किंगडम का नाम क्या बना, राष्ट्र। क्या पड़ा, राष्ट्र। जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे, लिख लीजिए, ट्राइब्स ज्वाइंड एंड फॉर्म्ड, ट्राइब ज्वाइंट टू फॉर्म लार्जर किंगडम, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्र। क्या कहेंगे, राष्ट्र। कोई इशू, नेम्ड आफ्टर, इसमें से क्या कहेंगे, नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट ट्राइब। डोमिनेंट मतलब उस समय जो डोमिनेंट ट्राइब था, राष्ट्र था, राष्ट्र, और उसी के नाम पे ये जो ट्राइब हो गए सब एक संग आ गए। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमिनेंट नेचर का ट्राइब था उसका नाम था राष्ट्र, और उसी के नाम पे क्या पड़ गया, राष्ट्र। और आज भी हम लोग कहते हैं, जैसे ये राष्ट्रपति का जो राष्ट्र का वर्ड निकला है वो यही से निकलता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए और ये समझ में आया, कुरु एंड पांचाल। पांचाल वेयर डोमिनेंट ट्राइब, कौन था, वेयर डोमिनेंट ट्राइब। कोई इशू, अब कौन डोमिनेंट हो गया, कुरु और पांचाल।
पहले कौन था अर्लियर? बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि अर्लियर कौन बताए थे। मैं अर्लियर कौन सा ट्राइब इंपॉर्टेंट था? भरत। नाम याद करके बताए थे भरत, क्योंकि भारत ट्राइब याद करिए। अब ये कुरु पंचाल आप कहाँ सुने हैं? बताइए बताइए, कुरु पंचाल कहाँ सुने हैं? ये आप महाभारत में सुने हैं, कुरु पंचाल। हाँ, अभी आएगा और भी कुछ। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसी समय हमारा महाभारत हुआ था। क्या हुआ था? महाभारत। जो आपने महाभारत सुना है वो इसी टाइम फ्रेम में हुआ है। ठीक है, लगभग लगभग आपको 800 1000 से 800 के बीसी के आसपास क्या हुआ है? महाभारत की भी स्टोरी पढ़ते हैं। अब महाभारत का साक्ष्य हमको किताब से मिलता है। ठीक है, कुरु एंड पांचाल, ठीक है, इन डोमिनेंट अभी है। ठीक है, आगे पढ़ें। नो स्टैंडिंग आर्मी, कोई एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। कोई एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं, नो स्टैंडिंग आर्मी। कोई इशू? कोई इशू नहीं होगा, नो स्टैंडिंग आर्मी। बट आयरन वेपन डेवलप्ड, ये तो आपको पता है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है आपके पास कि जब आपको जरूरत पड़े कि आप आर्मी आपके पास अवेलेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट आयरन वेपन डेवलप्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं पेन का। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलो कलर चूज कर लिए, येलो। अब एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर्स देखिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कौन कौन थे। ज़्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू का इसी से बनेगा। ये सब तो जो आएगा एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, आपको जितना पढ़ा रहे हैं उसी में से आपको आंसर निकालना होगा। जब यूपीएससी में पूछेगा तो आपको इसी में से आंसर निकालना होगा। और ये जो है ये आपको स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य एग्जाम में आएगा। क्योंकि कौन से ऑफिसर्स को क्या कहते थे? पुरोहित किसको कहते थे? पुरोहित। पुरोहित मतलब आपको भी पुराना नाम लग रहा है तो इसको पृष्ठ को कहते थे। जो पुजारी होते थे उसको क्या कहते थे? पृष्ठ। ठीक है, पुरोहित। ग्रामीणी, ये इंपॉर्टेंट है। हु आर ग्रामीणी? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला आएगा। वर्क एट विलेज लेवल, जो विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं लोग उनको क्या कहेंगे? ग्रामीणी। क्या कहेंगे? ग्रामीण। सेनानी, सेनानी, ये तो वर्ड में ही आ रहा है सेना। सेना तो हेड ऑफ वॉरियर, हेड ऑफ वॉरियर्स। ठीक है, तो ये ग्रामीणी नहीं पूछता है, सेनानी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि नाम से ही आ जाएगा कि सेना है तो हेड ऑफ वॉरियर होगा। नहीं, अब आपसे पूछेगा यहाँ पे रात नानी। क्या पूछेगा? रात नानी। तो रात नानी क्या है? एडवाइजर टू किंग। कौन था? ठीक है, उसके बाद है सगरहत्री। ये कौन है? ट्रेजरर। कौन है? ट्रेजरर। ठीक है, उसके बाद आता है भाग दुआ। भाग दुआ, ये कौन है? टैक्स कलेक्टर। कौन है? टैक्स कलेक्टर। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। जैसे ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2-3 बार एग्जाम में हमसे पूछा है। कैसे याद रखेंगे? भाग दुहा, भाग दुहा। दुहा मतलब क्या हो? दोहना। ठीक है, तो क्या दो होते हैं आदमी? टैक्स, टैक्स लेता है ना सरकार आपसे, तो ऐसे याद रखे भाग दुआ, टैक्स कलेक्टर। ठीक है, जो टैक्स कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करता है तो उसको क्या कहते थे? भाग दुआ। क्यों टैक्स कलेक्टर होता होगा? क्योंकि अभी आएगा कि यहाँ पे अब एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जो जब एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन होगा तो लोग ट्रेड करना चालू कर देंगे, और जब ट्रेड होगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो इसीलिए टैक्स कलेक्शन चालू हो गया। इसके पहले क्या था? अर्ली वैदिक में प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? डोमेस्टिकेशन। तो उधर लड़ाई भी होता था तो जानवरों के लिए होता था। आपको याद है गविष्ठी वगैरह, गोपति। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया भाग दुआ। यहाँ पे सगृहत्री। पहले रात नानी देखिए, नानी याद करने के लिए बता रहा हूँ। रात नानी, नानी क्या करती है? आपको एडवाइजरी देती है, तो एडवाइजर टू द किंग। नानी क्या करती है? आपको एडवाइस देती है। ठीक है, एडवाइजर टू द किंग। और सगृहत्री ट्रेजरर, ट्रेजरर जो ट्रेजरर को बचा के रखता है। ठीक है, आगे बढ़े। जब एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप इकोनॉमी में। किस पे आ जाइए? इकोनॉमी। लेटर वैदिक एज का इकोनॉमी कैसा था? ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर,
मेन ऑक्यूपेशन या प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एग्रीकल्चर होता है तो क्या हो जाता है, आप देखिए जैसे आज भी आप देखेंगे जो भी लोग का घर में 100 बीघा 50 बीघा के आसपास ज़मीन है, वो गांव छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग के पास ज़मीन जायदाद उतना नहीं था, तो हमारे पिताजी हमारे बाबा गांव से आगे निकल के शहर आए, ठीक है, किस लिए, काम करने के लिए। जब लेकिन जब जिसके पास एग्रीकल्चर खेती होता होगा, ज़मीन होगा, वो क्या करेंगे, सेडेंट्री लाइफ, आराम से जहाँ है वहीं पे बैठे रहेंगे। और पहले क्या था, पेस्टोरल लाइफ था। तो पेस्टोरल होने पे क्या होगा, आपको गाय जानवर लेके चराने जाना होगा, सेडेंट्री लाइफ नहीं है, ठीक है। पहले नोमैडिक थे, ठीक है, एक दूसरे जगह जाते ही थे, मूव करते थे। क्या हुआ, वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आ गया, क्रॉप का वैरायटी इंक्रीज हो गया, ठीक है। आयरन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड, जितना आयरन के इंस्ट्रूमेंट बनने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी हो गया, क्या हो गया, जमीन क्या हो गया जी, प्रॉपर्टी हो गया। अर्बन सेंटर बनने लगा, शहर बनने लगे। सबसे पहला शहर आ जाएगा यहाँ पे हस्तिनापुर, फिर से याद आया वर्ड हस्तिनापुर, हस्तिनापुर महाभारत, अर्बन सेंटर महाभारत का आ गया, ठीक है। गिल्ड सिस्टम आया, फिर क्या है गिल्ड, ये गिल्ड क्या होता है, ये पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज गिल्ड। ये गिल्ड सिस्टम क्या होता है, जब आपके पास सरप्लस खेती हो गया, जब आप जानते हैं कि आपके पास सरप्लस खेती हो गया, तो क्या होगा, इस खेती को ट्रेड करना होगा ना जी। जब ट्रेड होता था, जब ट्रेडर्स लोग क्या करते थे, ट्रेडर्स लोग आपस में ग्रुप बना लेते थे, 10-15 ट्रेडर्स मिलके, ठीक है, ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। और ये ट्रेडर्स आपस में ही क्या करेंगे, सामानों का ट्रेड करेंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे। अपना सिक्का निकाले थे कि आपस में ही पहले गिल्ड सिस्टम कहा जाता है, उसमें ट्रेड करते थे। अपना खुद का सिक्का निकाल के क्या करते थे, क्या करते थे बताइए, ट्रेड करते थे। आगे बढ़े। अब यहां पे क्या होगा, गोल्ड सिल्वर और आयरन का इधर आर मेंशन्ड, इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू है, आपको कोई इशू होगा तो आप लोग प्लीज 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 कमेंट सेक्टर में बताइएगा, ठीक है। जो मेटल के लिए यहाँ पे अयस वर्ड यूज होता था, अयस, AYS, अयस वर्ड यूज्ड फॉर मेटल, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए रिलीजियन एंड फिलोसफी। रिलीजन फिटिंग, पहले क्या था, इंद्र वरुण अग्नि, इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, कोई इशू नहीं है। इंद्र वरुण अग्नि, इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था। लेकिन अब इंद्र एंड अग्नि का इंपॉर्टेंस कम हो गया, इंपॉर्टेंट लेस, क्या हो गया, इंपॉर्टेंट लेस। प्रजापति जो है, अब ये पूछेगा, पहले रिलीजन में क्या होता है, इंद्र वरुण अग्नि ये सब बताए थे इंपॉर्टेंट गॉड थे, लेकिन अब क्या हुआ, प्रजापति पूछेगा, एग्जाम में पूछता है ये, विच गॉड इज इंपॉर्टेंट इन, मोर इंपॉर्टेंट इन लेटर वैदिक, तो प्रजापति इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन लेटर वैदिक, ठीक है। रुद्र को क्या कहते थे, लेटर वैदिक एज में क्वेश्चन पूछेगा, लेटर वैदिक एज में रुद्र गॉड को क्या कहते थे, गॉड ऑफ एनिमल, क्या कहते थे, गॉड ऑफ एनिमल, कोई डाउट। और डिस्ट्रॉयर भी कहते थे, क्या कहते थे, डिस्ट्रॉयर भी कहते थे। तो ये सब नोट करते चलिएगा ये। उसके बाद विष्णु को क्या कहते थे, विष्णु को, उधर कौन था, इंद्र वरुण अग्नि, इधर विष्णु, वहां पे भी विष्णु थे, लेकिन वहां पे माइनर गॉड कौन था, माइनर गॉड इन ऋग्वेदा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेजर में आते हैं। इसमें कौन थे, ऋग्वेदा में या अर्ली वैदिक एज में क्या थे, अर्ली वैदिक एज में ये माइनर गॉड थे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टर ऑफ पीपल कौन थे, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल है कौन, विष्णु, कोई इशू नहीं है। पुशान एक वर्ड आएगा, पुशान, PUSHAN, पुशान,
ये प्रोटेक्टर ऑफ काऊ है। क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ काऊ। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये। रुद्र, अब जैसे उसमें डिस्ट्रॉयर कौन था? इंद्र था। ठीक है, उसमें देखिएगा इंद्र होगा कि डिस्ट्रॉयर या गॉड ऑफ फायर कौन था? अग्नि था। ठीक है, पुरंदर कौन था? इंद्र था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? गॉड ऑफ एनिमल रुद्र, मोर इंपॉर्टेंट प्रजापति। कोई इशू नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। चलिए, अब यहाँ पे जैसे अभी क्या चल रहा है? रिलीजन चल रहा है ना, इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट, सम एविडेंस। एविडेंस अभी तक देखिए, मूर्ति पूजा के बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया, कि आइडल वर्शिप के बारे में मैंने नहीं बताया। सम एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा इन वेरी लेट वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज, वेरी लेट ऑफ वैदिक एज में पाया जाता है। एविडेंस पाया जाता है कि मूर्ति पूजा होता था। लगभग 500 से 600 BC, जब ये खत्म होने के करार पे आता है तब पता चलता है कि मूर्ति पूजा भी होना चालू हो रहे हैं। बोलिए, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, जो पूजा लोग करते थे, ठीक है, तो ये मेनली सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, पहले क्या था, अब ध्यान से सुनिए, ले अर्ली वैदिक एज में मैंने ये नहीं बताया कि लोग सेक्रीफाइस करते थे, बलि वली देते थे, नहीं। लेकिन लेटर वैदिक एज में ये कैटल सेक्रीफाइस प्रिविलेंट होता था, क्योंकि पहले लोग काऊ को पूजा करते थे, बताए थे, गाय के लिए ही लड़ाई होता था। लेकिन अब क्या हो गया, ज्यादा एम्फेसाइज सेक्रीफाइस पे हो गया। क्या? ठीक है, पहले क्या, लिख लीजिए, ये वर्ड आपको लिखवा देते हैं, वर्शिप बेस्ड ऑन, वर्शिप बेस्ड मोर ऑन सेक्रीफाइस, बलि पे। ठीक है, कैटल का, किसका? कैटल का, rather देन सिंपली प्रेयर। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऋग्वेदा में कोई सेक्रीफाइस वगैरह नहीं होता था कैटल का। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेक्रीफाइस चालू हो गया। कोई इशू नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहाँ पे आज ये आप, एक टॉपिक और है, यज्ञ। क्या? बाय किंग्स, राजसूय यज्ञ। अब 3 ठो यज्ञ आता है, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में हम 1-2 बार MCQ देखे हैं जिसे पूछता है ये। अब हमें भी समझाना अच्छा लगता है, राजसूय यज्ञ क्या होता है। राजसूय यज्ञ में होता था, इसमें क्या होता है, तो जब राजा को इसमें क्या होता है, जब राजा को लोगों को इम्प्रेस करना रहता तो बहुत बड़ा यज्ञ कराते थे राजा। ठीक है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, तो बहुत बड़ा यज्ञ कराते हैं। अगर लिखना है तो लिखिए, टू कंफर्म सुप्रीम पावर ऑन हिम, ऑन राजन, टू इम्प्रेस पीपल, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते थे, राजा यज्ञ वगैरह कराते थे। कोई इशू नहीं है। अश्वमेघ यज्ञ, ये तो आप सबको पता है, अश्वमेघ यज्ञ। अब रामायण वगैरह में भी देखेंगे, महाभारत में भी देखेंगे कि घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जितना दूर तक जाएगा, अब वो घोड़ा उतना दूर का एरिया राजा के अंडर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता था वाजपेयी यज्ञ। क्या आ जाता था? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था कि चैरियट रेस होता था। चैरियट रेस मतलब जो घोड़ा दौड़ाते थे और पीछे राजा कुछ बैठा रहता था, और वो क्या करता था, घोड़ा दौड़ाता था। और इसमें क्या होता था कि आपको राजा को जीतना जरूरी होता था। ठीक है, ठीक है, इसमें राजा को जीतना जरूरी होता है। तो लिख लीजिए, चैरियट रेस इन विच रॉयल, रॉयल मतलब राजा का चैरियट
was made to win the race against, किसके अगेंस्ट? द किंग्समैन, जो और भी लोग होंगे उनके अगेंस्ट में इनको जीतना पड़ता था। ठीक है, अब आ जाइए वेदांत उपनिषद में। आ जाइए, उपनिषद भी बताए थे, जब मैं पढ़ाया था आपको बताया था कि लेटर वैदिक एज में 3 वेदा और उपनिषद के बारे में लिखा गया। ठीक है, उपनिषद मतलब वेदांत, इसको वेदांत फिलॉसफी भी कहा जाता है। वेदांत फिलॉसफी क्या कहा जाता है? वेदांत फिलॉसफी मतलब वेद के अंत में, वेद के अंत में लिखा गया। इसका मतलब ये उपनिषद क्या था, पहले आप ध्यान से सोच लीजिए। जो लोग, वेदा में क्या लिखा हुआ था? संस्कृत में सब कुछ लिखा हुआ था और बहुत टिपिकल्स वर्ड थे और बहुत चीज को समझाया गया था, लेकिन बहुत लोग कुछ ना कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, और उसी को आसान भाषा में उपनिषद में एलोब्रेट करके लिखा गया कि जिंदगी, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस है जो आपको वेदा में पढ़ के नहीं समझ में आया, तो उपनिषद में और सरल में लिखा जाता था। ठीक है, कि जिंदगी क्या है, इस जिंदगी के बाद, मरने के बाद क्या जिंदगी है। ठीक है, ये सारे बातें को उपनिषद में भी लिखे गए हैं। इसमें ब्रह्मा का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उपनिषद मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में भी एक बार बताए थे जब उपनिषद पढ़ाए थे। उपनिषद, टू सिट नियर समवन, टू सिट नियर समवन, टू सिट एंड लिसन। क्या है? टू सिट एंड लिसन, किसी के सामने बैठना और उससे सीखना। ये उपनिषद है गुरु शिष्य ट्रेडिशन। एक जगह गुरु बैठे हैं, ठीक है, उनके बगल में सारे शिष्य बैठे हैं, उसको ये क्या करता था? सिखाता था, कोई दिक्कत नहीं है। उपनिषद was written toward the end of Vedic period. Toward the end of Vedic period, वैदिक पीरियड के एंड में क्या हुआ? उपनिषद लिखा गया है। ठीक है, इट वॉज, ये मेनली जो ये जो मेनली है ये क्षत्रिय लिखे थे। कि ब्राह्मण्स जब यहाँ पे देखे, आपको बताए थे हम, लेटर वैदिक एज में सेक्रीफाइस ज़्यादा होने लगा। सेक्रीफाइस मतलब बलि वगैरह ज़्यादा जानवर का देने लगा, और भी रिचुअल्स प्रैक्टिसेस ज़्यादा होने लगे, दान वगैरह ज़्यादा होने लगे। ब्राह्मण्स का सुप्रीमेसी यहाँ ज़्यादा हो गया। अर्ली वैदिक में सब बराबर थे, लेकिन लेटर वैदिक में ब्राह्मण का सुप्रीमेसी ज़्यादा होने, उसी ब्राह्मण के सुप्रीमेसी के खिलाफ क्षत्रिय मेनली ये उपनिषद लिखे थे। इट वॉज रिएक्शन, क्या है? रिएक्शन अगेंस्ट द ब्राह्मण्स डोमिनेंस। ठीक है, ब्राह्मण डोमिनेंस, क्या क्या ब्राह्मण्स कराते थे? यज्ञ वगैरह, रिचुअल्स। ठीक है, इसी सब के अगेंस्ट में क्या लिखा गया? उपनिषद लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़े। ब्रह्मा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ब्रह्मा emerged as supreme entity, उपनिषद। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता था? ये डिस्क्राइब करता था उपनिषद, ये याद रखिएगा। डायलॉग किस क्या करता था? डायलॉग बिटवीन गुरु एंड शिष्य, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेयर प्रोबेबली रिटन बाय क्षत्रिय, क्षत्रिय लिखे थे, कोई डेट नहीं है। आगे बढ़े। उपनिषद फॉलो, ये कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता था? अ प्रिंसिपल ऑफ जना,
मतलब ज्ञान, ज्ञान का फिलॉसफी, ठीक है, प्रिंसिपल फॉलो करता था। तो ज्ञान क्या है? ट्रू नॉलेज फॉर पीस, सही नॉलेज चाहिए पीस के लिए, शांति के लिए, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिसको नोट करके रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि उपनिषद किस चीज में बिलीव करता था? उपनिषद बिलीव्ड ऑन किस चीज में? चेंजलेसनेस, चेंजलेसनेस, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी और immortality and immortality of soul, salvation, ठीक है, मोक्ष पाने के लिए आपका रास्ता है, ठीक है। आगे बढ़े, आपको ये हमें लग रहा है ये उपनिषद भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग ये टाइम ग्राफ में 600 BC तक कार्य कर चुके हैं। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में, और भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग कितने अच्छे से इतने दूर का हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट कर लिए 6 लेक्चर में, ठीक है। आगे के लेक्चर धीरे धीरे कंप्लीट होंगे। आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, आपके जितने भी दोस्त पढ़ने वाले, ताकि आपको आसानी से वीडियो का रीच मिल पाए, समझ में आए, ठीक है। कोई डाउट होगा आप हमें मेल कीजिएगा, ये मेरा मेल आईडी है baljip.star@gmail.com, ठीक है, ठीक है, इस पे मेल कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आपको कोई डाउट हो, ठीक है, चलिए, थैंक यू।